हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनायक जी क्लासेस में। बच्चों, मैं सोनाली, आपकी साइंस टीचर, आज आपके लिए फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको कक्षा 8 का अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग पर चर्चा की थी। बच्चों, इसी क्रम में मैं आज आपके लिए इससे आगे का टॉपिक लेकर के आई हूँ। बच्चों, मेरे इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आप जब इसे एंड तक देखेंगे तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और तभी इसका भरपूर फायदा उठा पाएंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके लिए वास्तव में उपयोगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग बताए थे। इसी क्रम में आज पशुओं में रोग कारक जीवाणु, पशुओं के रोग कारक जीवाणु, पशुओं में सूक्ष्म जीवों से कौन कौन से रोग होते हैं, आज इसके विषय में मैं आपको बताऊंगी। पशुओं के रोग कारक जीवाणु, जैसा कि सूक्ष्म जीव मनुष्य में भी रोग करते हैं, इसी तरीके से पशुओं में भी ये रोग करते हैं। तो इसी में उदाहरण में आपको बताती हूँ। एंथ्रेक्स रोग, एंथ्रेक्स रोग ये किसके द्वारा होता है? ये एक जीवाणु द्वारा होता है जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। और इस जीवाणु की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट कोच, एक वैज्ञानिक हुए हैं रॉबर्ट कोच, उन्होंने इसकी खोज की थी। किसकी? बैसिलस एंथ्रेसिस की, जो कि एक जीवाणु है और ये जीवाणु जानवरों में एंथ्रेक्स रोग करता है। इसी क्रम में गाय में खुर व मुंह का रोग भी वायरस के द्वारा होता है। गाय में खुर का रोग, मुंह पका, खुर पका जिसे हम कहते हैं, वो भी एक वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। तो हमने देखा पशुओं में भी ये सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु है, वायरस है, ये रोग उत्पन्न करते हैं। अगला है सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में उत्पन्न होने वाले सामान्य रोग। बच्चों, सूक्ष्म जीव पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। पौधों में आइए जानते हैं ये कौन कौन से रोग करते हैं। सबसे पहले है, ये दिया है, देखिए टेबल लगी है जिसमें ये पादप रोग है। सबसे पहले है नींबू कैंकर, जिसको हम सिट्रस कैंकर भी कहते हैं। ये कौन से सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। और इसके संचरण का तरीका क्या है? वायु। संचरण मैंने आपको पहले भी बताया था। संचरण का मतलब होता है कि किस माध्यम से ये रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे तक जाता है, तो उस माध्यम को हम संचरण का तरीका कहते हैं। तो ये किसके द्वारा जाता है? वायु द्वारा। ये वायु के द्वारा रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे तक पहुंचता है। अगला है गेहूं का रस्ट रोग। गेहूं का रस्ट रोग ये किससे होता है? कवक से। और ये किससे फैलता है? वायु से एवं बीज से। वायु द्वारा फैलता है और बीज द्वारा फैलता है। वायु और बीज के द्वारा ये कवक रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे तक पहुंचते हैं। इसमें ये लाल लाल से इसमें धारियां हो जाती हैं गेहूं की पत्तियों में, इसको गेहूं का रस्ट रोग कहते हैं। अगला है भिंडी की पीत। ये किसके द्वारा होता है? ये एक वायरस के द्वारा होता है। और ये फैलता किसके द्वारा है? कीट के द्वारा। इसके संचरण का माध्यम क्या है? कीट है। इसके संचरण का तरीका क्या है? कीट है। तो ये थे सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों के रोग, नींबू कैंकर, गेहूं का रस्ट और भिंडी की पीत। इसके बाद अगला टॉपिक आता है खाद्य विषाक्तन, जिसको इंग्लिश में हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं।
खाद्य विषाक्तन, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग। ये बच्चों एक बहुत कॉमन सा, ये आपने वर्ड सुना भी होगा। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, हम किसी दावत में गए या किसी पार्टी में गए, वहां हमने अच्छे से जम के खाना खाया और जब हम घर आए तो हमको उल्टी होने लगी। उल्टी होने लगी, कभी कभी हमें हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत पड़ गई। तो कहते हैं, डॉक्टर ने हमको बताया कि इनको फूड पॉइजनिंग हुई है या खाद्य विषाक्तन हुआ है। तो ये फूड पॉइजनिंग क्या है, कैसे होती है? तो देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से ये होती है। जब हम ऐसा भोजन कर लेते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा संदूषित हो, संदूषित में सूक्ष्म जीवों के द्वारा इन्फेक्टेड हो, ऐसे भोजन को हम संदूषित भोजन कहते हैं। उससे फूड पॉइजनिंग होती है। ये सूक्ष्म जीव करते क्या हैं? ये विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? ये विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो कि भोजन को विषाक्त या जहरीला बना देते हैं। ये थे खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग। और जब हम इसको भोजन को खाते हैं, विषाक्त भोजन को, तो हमको उल्टी होने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है, और कभी कभी तो जब ये कंडीशन ज्यादा सीरियस हो जाती है तो रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए हमको संदूषित भोजन करने से बचना चाहिए। अब आते हैं खाद्य परिरक्षण। ये क्या होता है खाद्य परिरक्षण? भोजन को संदूषित होने से बचाना, ये खाद्य परिरक्षण कहलाता है। मतलब भोजन हमारा सूक्ष्म जीवों से संदूषित नहीं होना चाहिए, उसको हमें बचाना है, उसको हमने बचाना, ये खाद्य परिरक्षण कहलाता है। इसके अनेकों उपाय हैं, अनेकों तरीके हैं इसके, जिसमें से कुछ सामान्य तरीके निम्न हैं। पहला है रासायनिक उपाय। इस उपाय में क्या करते हैं? इसमें नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए किया जाता है। ये देखिए, नमक और नमक का इसका प्रयोग जो होता है, ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए कहा जाता है। अतः इनको हम परिरक्षक कहते हैं। परिरक्षक क्या होते हैं? परिरक्षक नमक और खाद्य तेल जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोके, उसको बढ़ने न दे, वो परिरक्षक कहलाते हैं। तो यहाँ पर परिरक्षक क्या है? नमक एवं खाद्य तेल। ये देखिए, कुछ रासायनिक परिरक्षक भी दिए हैं। सोडियम वेंजोएट, सोडियम वेंजोएट है, और सोडियम मेटाबाई सल्फाइट है। ये केमिकल हैं, रासायनिक परिरक्षक हैं, जो कि खाद्य पदार्थों को विषाक्त होने से रोकते हैं। अब देखिए, परिरक्षण की कुछ विधियां हैं। सबसे पहला है नमक द्वारा परिरक्षण। ये क्या होता है? इसमें चीजों में नमक डाला जाता है। इसके द्वारा जब हम उसमें नमक मिला देंगे तो नमक के द्वारा सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि है वो रुक जाएगी। इसके द्वारा किस किस का परिरक्षण होता है? मांस का एवं मछली का। मांस और मछली का परिरक्षण इसके द्वारा होता है। मांस एवं मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं, और इसका उपयोग आम एवं आंवला के परिरक्षण में भी किया जाता है। नमक का उपयोग आम या आंवला में नमक मिला करके हम रख देते हैं, इसके द्वारा भी ये सुरक्षित रहते हैं। आपने देखा है कि ये अचार डलता है तो उसमें आम ले लिया या आंवला ले लिया, उसमें नमक डाल करके रख देते हैं तो वो खराब नहीं होता। अगला है चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी के द्वारा कैसे परिरक्षण होता है? इसमें हम क्या होता है, चीनी मिला देते हैं। तो चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ जो होते हैं, खाद्य पदार्थों में नमी में कमी आ जाती है, मॉइस्चर या नमी। जब हम चीनी मिला देंगे तो जो जिस खाद्य पदार्थ में चीनी मिलाई है उसकी नमी में कमी आ जाएगी, और जब नमी में कमी आ जाएगी तो इससे क्या होगा? इससे जो जीवाणु हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो नमी की कमी में वो उनकी वृद्धि नहीं होगी, वो
अच्छे से वृद्धि नहीं होगी उनकी, तो वो खाने को संदूषित नहीं करेंगे। तो चीनी द्वारा परिरक्षण किसमें होता है? जैम में, जेली में व स्क्वैश, इसका परिरक्षण चीनी के माध्यम से किया जाता है। अगला है तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। इसमें क्या होता है? इसमें खाद्य पदार्थों में तेल एवं सिरका मिला दिया जाता है। उदाहरण है अचार का परिरक्षण। अचार का परिरक्षण आपने देखा है कि अचार डालते हैं, उसको तेल में हम डुबा देते हैं पूरा, जिससे क्या होता है कि वहां सूक्ष्म जीवों की वृद्धि तेल ये होने नहीं देता और हमारा अचार सुरक्षित रहता है। कभी कभी आपने देखा होगा घर में अचार डाला जाता है और तेल यदि उसमें कम है तो जितना भाग तेल में डूबा है वो खराब नहीं होता, उस पर कोई फफूंदियां कुछ भी नहीं होता, और जो ऊपर का भाग है जिसमें तेल है ही नहीं, वो उसके ऊपर फफूंदियां आने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो तेल में डूबा हुआ भाग है उसमें सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते और वो भाग परिरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। यही सिरके का होता है। सिरका मिलाने से भी परिरक्षण होता है। इसके द्वारा अचार का परिरक्षण एवं फल सब्जियों एवं मांस का परिरक्षण ये तेल एवं सिरके के द्वारा किया जाता है, क्योंकि सिरके में जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। तेल और सिरके दोनों में ही जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। अगला है गर्म एवं ठंडा करके। ये बहुत कॉमन विधि है, ये आपने घर में भी देखी है। आपके घरों में यही विधि परिरक्षण के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाती है। आपने देखा होगा जब गर्मियों का समय होता है तो हम दूध को बार बार उबालते हैं, जिससे कि वो फटे नहीं, खराब ना हो, उसमें गंध ना आए। तो दूध को उबालकर हम उसको परिरक्षित करते हैं, क्योंकि उबालने से क्या होता है कि सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। तो दूध को उबाल करके उसको परिरक्षित किया जाता है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों को ये नष्ट कर देता है। ये आपने देखा होगा भोजन को रेफ्रिजरेटर में रख के, गर्मियों के समय में हम क्या करते हैं, सब्जियां बच गई या कुछ आटा वाटा बच गया, उसको हम रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रख देते हैं। रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रखने से क्या होता है, वहां पर रेफ्रिजरेटर का जो तापमान है वो कम होता है और इतने कम टेम्परेचर पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। जब वृद्धि रुक जाएगी तो ये भोजन को संदूषित नहीं कर पाएंगे। तो जब हम दूध को उबालेंगे तो सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएंगे, और जब भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो टेम्परेचर कम होने की वजह से वह नष्ट नहीं होंगे, बल्कि उनकी वृद्धि रुक जाएगी। इसी में एक प्रोसेस होता है पाश्चुरीकरण। ये क्या है, आइए समझते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। मतलब 70 डिग्री तो टेम्परेचर करो और उसको 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करो, और फिर उसको एकाएक ठंडा कर दिया जाता है, मतलब अचानक से ठंडा कर दो, और ठंडा करके उसका हम भंडारण या स्टोर कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। जब हम इस तरीके से करते हैं तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज एक वैज्ञानिक हुए हैं, लुई पाश्चर, उन्होंने की थी। उन्हीं के नाम पर हम इसको पाश्चुरीकरण कहते हैं। इस पर क्वेश्चन शॉर्ट नोट संक्षिप्त टिप्पणी आ जाती है, पाश्चुरीकरण क्या होता है, पाश्चुरीकरण की खोज किसने करी, लुई पाश्चर ने। या पाश्चुरीकरण में क्या होता है, तो हम पूरा ये प्रोसेस बता देंगे, इस पे हम शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। उसके बाद आता है भंडारण एवं पैकिंग। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, मेवे और सब्जियां सील करके एक सील पैक उसमें पैकेट में रख देते हैं। जब हम उसको सील्ड पैकेट उसमें रख देते हैं
तो इसमें सूक्ष्म जीवों से उसकी सुरक्षा हो जाती है। ये भी एक सूक्ष्म जीवों से परिरक्षण की विधि है। तो हमने ये देखिए कि भोजन को हम किस तरीके से परिरक्षित करते हैं या किस तरीके से सूक्ष्म जीवों से बचाते हैं, जिसमें हमने नमक द्वारा, चीनी द्वारा, तेल और सिरके द्वारा एवं गर्म एवं ठंडा करके विभिन्न विधियां जानी। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या होता है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण? देखिए, कुछ पौधे, मटर, लेग्यूम पौधे किसे कहते हैं? चना और मटर। चना और मटर, ये मटर कुल के पौधे होते हैं। इनकी जो कुल है उसे लेग्यूमिनेसी कहते हैं। तो ये चना, मटर, और ये सारी दालें हैं, ये सब लेग्यूम पौधों के अंतर्गत आती हैं। जब हम लेग्यूम पौधों की जड़ों को हम देखेंगे, ये देखिए लेग्यूम पौधा है, मटर कुल का पौधा है ये। तो जब हम इसकी जड़ों को हम ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए जड़ों में ये छोटी छोटी ये गांठें दिखाई दे रही हैं। ये देखिए ये छोटी छोटी ये गांठें दिखाई दे रही हैं, और इन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है। इन गांठों में कौन रहता है? राइजोबियम नामक जीवाणु इन गांठों में रहता है। और ये इन पौधों के साथ सहजीवता दिखाते हैं। सहजीवता क्या होता है? कोई पूछ ले आपसे क्या होते हैं सहजीवता या सहजीवन? देखिए, जब दो मेंबर इस तरीके से साथ रहकर जीवन यापन करते हैं कि दोनों को फायदा हो, इस तरीके से दोनों को लाभ पहुंचाते हुए एक साथ जीवन यापन करना, ये सहजीवता कहलाती है। इसमें जो दो पार्टनर साथ रह रहे हैं, दोनों को लाभ होता है। जैसे मटर कुल की पौधों की जड़ों में ये राइजोबियम जीवाणु रहता है, इसे भी लाभ है कि ये नाइट्रोजन की जड़ों में इसमें पौधों की जड़ों में रह रहा है, उससे शरण ले रहा है, रह रहा है, उससे भोजन वगैरह ले रहा है। और पौधे को क्या फायदा है? पौधे को ये बदले में नाइट्रोजन दे रहा है। तो ये दोनों को फायदा हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सहजीव। तो ये जो राइजोबियम जीवाणु है, ये क्या करता है? ये जो वातावरण में नाइट्रोजन मौजूद है, वातावरण में या वायुमंडल में जो नाइट्रोजन मौजूद है, वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित है, उसको ये स्थिर करके और मिट्टी में देते हैं। उसको ये स्थिर करके, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके ये इन पौधों की जड़, पौधों को या मिट्टी को देते हैं। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो वातावरणीय नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी में पहुंचाना, ये क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो हमने देखा, ये क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं कि राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाया जाता है? मटर कुल के पौधों की जड़ों में। और मटर कुल के पौधे कौन से होते हैं? चना, मटर, सारी दालें। और इन दोनों का जो रिलेशन है, संबंध है, ये क्या कहलाता है? ये सहजीवता कहलाता है। इस तरीके से हमने सहजीवन देखा। इसके बाद अब हम आते हैं नाइट्रोजन चक्र पर। ये क्या होता है नाइट्रोजन चक्र? देखिए, हमने पीछे भी जाना कि वायुमंडल में नाइट्रोजन N2 गैस के रूप में होती है, और ये 78% होती है। इसकी मात्रा कितनी है नाइट्रोजन की? 78%। और ये जो नाइट्रोजन होती है, ये सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है। जितने भी सजीव हैं, सजीव कौन है इस पृथ्वी पर? केवल हरे पौधे और सारे जंतु। सारे जंतु, जिसमें सभी जानवर और खुद मनुष्य भी आता है, ये सब सजीव हैं। तो सभी सजीवों के शरीर के निर्माण में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है। कैसे है? हमारा शरीर या जानवरों का शरीर अधिकांश प्रोटीन से मिलकर बना है, तो प्रोटीन के निर्माण में भी नाइट्रोजन का रोल है।
पर्णहरिम, जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है, इसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। पौधों का हरा रंग किस वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। उसके निर्माण में भी नाइट्रोजन का महत्व है, या उसमें भी नाइट्रोजन उपस्थित है। अगला आता है न्यूक्लिक अम्ल, इसमें भी नाइट्रोजन है। विटामिन्स, जो हमें फल और सब्जियों के खाने से मिलते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन उपस्थित होता है। तो हमने देखा कि नाइट्रोजन का सजीवों के लिए आवश्यक है। ये देखिए, ये सारी चीजें प्रोटीन में, पर्णहरिम में, न्यूक्लिक एसिड में, विटामिन में, सब में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये सब इन प्रोटीन के निर्माण के लिए, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन के निर्माण के लिए नाइट्रोजन की जरूरत हमको होती है। अब देखते हैं नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। तो आइए समझते हैं इसको, नाइट्रोजन चक्र को। ये देखिए, ये नाइट्रोजन चक्र है। नाइट्रोजन चक्र, इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिए बच्चों इसको, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। और ये नाइट्रोजन चक्र आपका इंटर बीएससी बीए तक पीछा नहीं छोड़ेगा। कभी आपका जीव विज्ञान में आएगा, तो कभी पर्यावरण में आएगा, तो कभी सामाजिक में आएगा। इसलिए आप नाइट्रोजन को या नाइट्रोजन चक्र को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, यहां से शुरू करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन कौन सी है? जो वायुमंडल में उपस्थित है। और उसकी मात्रा कितनी होती है? हमने पीछे जाना, 78%। कितनी होती है? 78%। अब इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कोई भी जंतु या कोई भी पौधा सीधे सीधे यूज नहीं कर सकता। तो फिर कैसे करते हैं? इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल, ये इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं और स्थिर करके इसको नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल देते हैं। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन थी, नाइट्रोजन गैस के रूप में थी, और उसको ये जीवाणु और नीले हरे शैवाल उसको स्थिर करके नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में बदल देते हैं। और फिर ये नाइट्रोजन के यौगिक ये मिट्टी में आ जाते हैं। ये नाइट्रोजन के यौगिक कहाँ जाते हैं? मिट्टी में। एक तो स्थिरीकरण किसने करा? जीवाणु एवं नीले हरे शैवालों ने। और स्थिरीकरण का दूसरा तरीका है तड़ित द्वारा। ये क्या होता है? जब बिजली चमकती है, तड़ित होती है, तो तड़ित के द्वारा भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन नाइट्रोजनी यौगिकों के रूप में जमीन पर आ जाती है। तो ये दो तरीके हो गए नाइट्रोजनी स्थिरीकरण के। पहला, जीवाणु और नीले हरे शैवालों द्वारा स्थिरीकरण। दूसरा, तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। फिर इसके बाद क्या होता है? अब ये मिट्टी में आ गए नाइट्रोजन के यौगिक। मिट्टी से इसको, जो पौधों की जड़ें होती हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं या अवशोषित कर लेती हैं। पौधों की जड़ें, पौधों की जड़ों ने इसको ले लिया, तो ये पौधों में पहुंच गया। अब हम भोजन के लिए किस पे डिपेंड हैं? पौधों पे। भाई रोटी खा रहे हैं, गेहूं, तो किससे मिल रहा है? पौधों से। सब्जियां खा रहे हैं, पौधों से। तेल मिर्च मसाले आ रहे हैं, पौधों से। तो हम भोजन के लिए पौधों पर पूरी तरीके से निर्भर होते हैं। जब हम पौधों के विभिन्न भागों से या पौधों से भोजन लेते हैं, तो ये जो नाइट्रोजन है, ये पौधों के शरीर से जंतुओं के शरीर में चली जाती है। अब क्या होता है? अब ये जंतुओं के शरीर में आ गई, उसकी जैविक क्रियाओं में भाग लेगी। ये प्रोटीन निर्माण में, विटामिन निर्माण में, न्यूक्लिक अम्ल निर्माण में, इन सारी क्रियाओं में भाग लेगी। और ये जो जंतु हैं, जब ये उत्सर्जन करेंगे, जब ये जंतु उत्सर्जन क्रिया करेंगे, उत्सर्जन के द्वारा ये नाइट्रोजन मिट्टी में आ जाएगी। उत्सर्जन क्या होते हैं? जो शरीर में कुछ हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं। विभिन्न जैविक क्रियाएं हमारी हो रही हैं,
उसमें लाभदायक पदार्थों के साथ साथ कुछ हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं और उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन सभी सजीवों का एक लक्षण है जो हर सजीव में ये उपस्थित होता है। जो मूत्र त्यागते हैं वो उत्सर्जन क्रिया ही है, जिसमें शरीर के अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो पौधों की या जंतुओं की उत्सर्जन क्रिया के द्वारा ये नाइट्रोजन मिट्टी में आ जाती है दोबारा, और या फिर कोई जानवर मर जाए या पौधे मर जाएं, उनकी मृत्यु के द्वारा भी नाइट्रोजन अपशिष्ट के रूप में मिट्टी में आ जाती है, फिर से नाइट्रोजन यौगिक के रूप में आ जाती है। अब ये जो नाइट्रोजन है, इसके जो कुछ भाग है वो जीवाणुओं द्वारा फिर से गैसीय नाइट्रोजन के रूप में फ्री कर दिया जाता है, और ये गैसीय नाइट्रोजन वापस कहाँ आ जाती है? वायुमंडल में। वायुमंडल में ये गैसीय नाइट्रोजन पहुंच जाती है। इस तरीके से वायुमंडल में इसकी जो मात्रा है वो 78% ही बनी रहती है, वो कम ज्यादा नहीं होती। तो हमने देखा कि ये एक चक्र सा चल गया, जिसमें हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। इसे एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है जो 78% है। इसको कोई भी जीव पृथ्वी पर स्थिर नहीं कर सकता है। केवल कौन कर सकता है? जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल। और उस जीवाणु का हम उदाहरण पढ़ चुके हैं, राइजोबियम। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके जो गैस के रूप में नाइट्रोजन थी उसको किस बदल देता है? नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल देता है। और ये नाइट्रोजनी यौगिक कहाँ जाते हैं? मिट्टी में। और पौधों की जड़ें इसको ग्रहण कर लेती हैं। इससे ये नाइट्रोजनी यौगिक कहाँ पहुंच गए? पौधों में। और जब पौधों को या तो जंतु पौधों को खाते हैं, तब ये जंतुओं के शरीर में पौधों से पहुंच जाती है। जंतुओं के शरीर में ये नाइट्रोजन पहुंच गई तो ये नाइट्रोजन क्या करती है? वहां पे प्रोटीन, विटामिन आदि का निर्माण करती है, और फिर ये नाइट्रोजन उत्सर्जन के द्वारा या जीवों की मृत्यु के द्वारा फिर से यौगिकों के रूप में मिट्टी में आ जाती है। अब इन नाइट्रोजन के यौगिकों का कुछ हिस्सा ये जीवाणु के द्वारा फिर से नाइट्रोजन गैस में बदल के वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, जिससे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% ही बनी रहती है, कम नहीं होती। इस तरीके से एक चक्र सा चलता रहता है, संतुलन बना रहता है, और नाइट्रोजन पूरे इसमें घूमती रहती है, जिसे हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। जो आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वास्तव में समझ में आया है और इंटरेस्टिंग लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी आशा के साथ ये चैप्टर आज हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।